Good afternoon, sir. हाँ जी, वी हैव टू स्टार्ट विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम, बट एक बार पहले हम दोबारा से उसको डिस्कस कर लेते हैं जो कल हमने डिस्कस करा था। हाउ डज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग टेक प्लेस? ब्रीदिंग का प्रोसेस हमने एक बार डिस्कस कर लिया था, एक बार दोबारा मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ, समझते हुए चलिएगा। इनहेलेशन के टाइम पर व्हेन वी इनहेल, तो यहाँ पे पहला पॉइंट दे रखा है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो आप पूछ लेना। मसल्स प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स कॉल्ड द इंटरकोस्टल मसल्स। आपको इन मसल्स का नाम ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे जो रिब केजेस होते हैं ना, ओवरऑल कितने पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। तमीज से बात को सुनते हुए चलेगा। देयर आर ओवर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। 12 रिब्स इस तरफ होती है, 12 रिब्स लेफ्ट हैंड साइड में एंड 12 ऑन राइट हैंड साइड एज वेल। अब दो रिब्स के बीच में जो हॉलो स्पेस प्रेजेंट होती है, वहां पे मसल्स होती है। क्या प्रेजेंट होती है? मसल्स। एंड दोज मसल्स आर नोन एज इंटरकोस्टल मसल्स। कौन सी? इंटरकोस्टल मसल्स। होता क्या है व्हेन वी इनहेल, द इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, thereby pulling the chest cavity upward and outward। thoracic cavity भी बोल सकते हैं, chest cavity भी बोल सकते हैं। thereby pulling the rib cage upward and outward। simultaneously the diaphragm gets constricted, as a result it becomes flattened and overall the volume vertically increases। rib cage के upward and outward movement से horizontal volume बढ़ेगी और डायफ्राम के नीचे जाने से वर्टिकल वॉल्यूम बढ़ेगी। और क्योंकि अंदर अब वॉल्यूम बढ़ गई है, तमीज से बात को सुनिएगा, लंग्स के अंदर वॉल्यूम बढ़ गई है तो प्रेशर कम हो जाएगा। आई रिपीट, लंग्स के अंदर वॉल्यूम बढ़ गई तो लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा एयर का। therefore air will move from high pressure air to low pressure area। लंग्स के अंदर एंटर करेगी एंड दिस इज हाउ इनहेलेशन टेक्स प्लेस। नाउ व्हेन वी एक्सहेल, जब हम एक्सहेल करते हैं मतलब सांस बाहर रिलीज करते हैं, तो हमारा रिब केज डाउनवर्ड एंड इनवर्ड जाता है। डाउनवर्ड इनवर्ड जाएगा तो हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम कम हो गई और डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्टेड था वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ गया, तो वर्टिकल वॉल्यूम भी कम हो गई। अब ओवरऑल लंग की वॉल्यूम कम हो गई, मतलब लंग्स के अंदर की जो हमारी वॉल्यूम प्रेजेंट है वो कम हो गई, तो लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा। लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो एयर एक्सहेल आउट हो जाएगी बाय द प्रोसेस नोन एज एक्सहेलेशन। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक का हमारा टॉपिक कवर अप हो गया था। आज हमें पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखना है। एक बार फटाफट से हम इमेज देख लेते हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम नजर कैसे आता है, उसके बाद हम डिटेल में उसकी थ्योरी भी समझ पाएंगे। राइट है, पहले फर्स्ट विल हैव अ फोकस ऑन हाउ डज द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस लुक लाइक। बहुत बेसिक सा डायग्राम, कोई बहुत टिपिकल बात नहीं है। सबसे पहले हमारी नोज प्रेजेंट होती है, जिसको आप बोल सकते हो कि इनसाइड जो कैविटी प्रेजेंट होती है, नाक के अंदर की जो जगह प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज नेजल कैविटी। क्या बोलते हैं उसको? नेजल कैविटी। फिर नेजल कैविटी और ओरल कैविटी एक पॉइंट पे आकर कॉमन हो जाती है, जिसको बोलते हैं फेरिंग्स, जिसको आप हिंदी में अपना गला बोलते हैं ना, जो अंदर की तरफ गला होता है। सुनिएगा बात को जरा दोबारा से, मैं एक बार दोबारा इसमें नोट कर देता हूँ। जो आपकी नोज है, नोज लीड्स इनसाइड टू नेजल कैविटी। क्या बोलते हैं इसको? नेजल कैविटी। और मुंह के अंदर की जो कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी। गले में आकर दोनों कैविटीज मीट अप हो जाती है एंड दैट पोर्शन इज नोन एज फेरिंग्स। क्या बोलते हैं उसको? फेरिंग्स। अब फेरिंग्स के पीछे की तरफ आपको ये फ्रंट से दिख रहा है, लेकिन इसके फेरिंग्स के या फिर ट्रैकिया के पीछे क्या प्रेजेंट होगी? ईसोफेगस। तो आपको तो सिर्फ आगे वाली साइड नजर आएगी। तो आगे हमारा वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। मतलब जो भी आवाज हमारी निकलती है, जो वॉइस का प्रोडक्शन होता है, ये लैरिंग्स की वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? वोकल कॉर्ड्स, जो हमें बोलने में हेल्प करती है। रिपीट, क्या प्रेजेंट होते हैं वॉइस बॉक्स के अंदर? वोकल कॉर्ड्स। राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लैरिंग्स के जस्ट नीचे कंटिन्यूस पूरे एक पाइप प्रेजेंट है, विच इज नोन एज ट्रैकिया। जैसी एसी की पाइप होती है ना, एसी की पाइप के अंदर छोटे छोटे रिंग से बने होते हैं, तो दिस पाइप इज नोन एज ट्रैकिया। जब ये ट्रैकिया लंग्स के लेवल पर पहुंचता है, मतलब नीचे आएगा, नीचे आएगा, लंग्स के लेवल तक आ जाएगा, फिर ये बाइफरकेट होगा। बाइफरकेट का मतलब क्या होगा? डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। वन पार्ट एंटर्स इनटू लेफ्ट लंग व्हाइल द अदर पार्ट एंटर्स इनटू द राइट लंग। लंग में जाने के बाद देखो, अभी लंग के अंदर एंटर करके, लंग के अंदर एंटर करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनते हैं, दे आर नोन एज ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं उनको? ब्रोंकाई। मतलब इसी के ट्रैकिया के फर्दर डिवीजन से जब द स्ट्रक्चर फॉर्म, जैसे यहाँ पे मैं लेबल कर देता हूँ, द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आर नोन एज ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई के भी फर्दर सब डिविजन होंगे, उनसे क्या बनेंगे? ब्रोंकियोल्स। एंड फाइनली जो छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दे आर नोन एज एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं इनको? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के वॉल के अंदर मैं एक छोटा सा यहाँ पे रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ। एल्वियोलाई के जस्ट नीचे ब्लड वेसल्स ब्लड को कैरी कर रही होती है। एल्वियोलाई की वॉल के जस्ट नीचे, लेट्स से हमने बोला एल्वियोलाई प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एयर अंदर आएगी लंग्स के अंदर, तो जैसे ही एयर अंदर आएगी, इसके जस्ट नीचे क्या फ्लो कर रहा है? ब्लड फ्लो कर रहा है। ब्लड में से ऑक्सीजन तो चली जाएगी एल्वियोलाई के अंदर, सॉरी, ब्लड में से CO2 तो चली जाएगी एल्वियोलाई के अंदर, और एल्वियोलाई में से O2 चली जाएगी किसके अंदर? ब्लड के अंदर। तब इससे बात को सुनिएगा, कुछ नहीं है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है। मतलब जो फ्रेश एयर अभी अंदर आई है, फ्रेश एयर जो अभी हमने इनहेल करी है, उसकी ऑक्सीजन तो एल्वियोलाई से किसके अंदर चली जाएगी? ब्लड के अंदर। और ब्लड जो अपने साथ CO2 वाला, हाई कंसेंट्रेशन वाला CO2 वाला ब्लड आ रहा है इसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, वहां से CO2 बाहर रिलीज हो जाएगी, जिसको अल्टीमेटली हम लोग क्या कर देंगे? एक्सहेल आउट कर देंगे। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ओवरऑल ये प्रोसेस रहेगा, आपको पूरी जर्नी समझनी है, इसी को हम डिटेल में थ्योरी वाइज पढ़ेंगे। जो आपको मैंने बात बताई कि पहले नोज प्रेजेंट है, उसके अंदर नेजल कैविटी है, जिसको नेजल चेंबर भी बोलते हैं।
फिर फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बाद आपका वॉइस बॉक्स आएगा, वॉइस बॉक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, वोकल कॉर्ड्स जो हमें वॉइस प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। फिर ट्रैकिया प्रेजेंट है, ट्रैकिया के आगे से हमें रिंग्स नजर आती है, सी शेप की होती है। टेक्निकली स्पीकिंग ट्रैकिया के अंदर आपको जो रिंग्स नजर आ रही है, दीज आर नॉट कंप्लीट रिंग्स, दीज आर इनकम्प्लीट रिंग्स, क्योंकि आगे से तो एक कंप्लीट नजर आ रही है, पर जब पीछे से देखेंगे दे आर इनकम्प्लीट, सी शेप की रिंग्स होती है। At the level of lungs, the trachea bifurcates. The trachea bifurcates मतलब दो हिस्सों में बढ़ जाना, and each part enters into their corresponding lungs. After entering into the lung, it forms the bronchi. Bronchi से बनेंगे bronchioles, and finally small sac-like structures are formed, which are known as alveoli. The wall of alveoli has rich supply of blood. मतलब इसके नीचे बहुत ज्यादा ब्लड की सप्लाई होगी। कल हमने पढ़ा भी था कि एसेंशियल फीचर्स होते हैं, तो ब्लड में से CO2 तो एल्वियोलाई में आ जाएगी, और एल्वियोलाई के अंदर की O2, क्योंकि थिन मेम्ब्रेन है, ये सेकंड फीचर था, सेकंड फीचर में आया था थिन मेम्ब्रेन होनी चाहिए, तो O2 क्रॉस करके किसके अंदर आ जाएगी, ब्लड के अंदर आ जाएगी, और फिर ब्लड ये पूरे ऑक्सीजन वाले ब्लड पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल करेगा, ताकि जहां पे भी इसकी रिक्वायरमेंट है वहां पे इसका यूटिलाइजेशन हो सके। आई बात समझ में? क्या यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? क्या यहाँ तक का पॉइंट आपको क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दें। डन? चलो गुड। अब इसी को हमें थ्योरी वाइज समझना है, बहुत बच्चों वाली बात है, बस थोड़ा आपको पैराग्राफ लंबा लग रहा होगा, लेकिन आप इसको समझोगे तो इट्स क्वाइट इजी। पहले बताया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिंस फ्रॉम नोज। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत कहां से होती है? नाक से। नोज के अंदर दो होल्स प्रेजेंट होते हैं, विच आर नोन एज नोस्ट्रिल्स। उनको क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल्स। हर नोस्ट्रिल अपने अपने चेंबर के अंदर ओपन होगा, विच इज नोन एज नेजल कैविटी। क्या बोलेंगे उसको? नेजल कैविटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात, लेफ्ट चेंबर और राइट चेंबर के बीच में एक प्लेट प्रेजेंट होती है कार्टिलेज की, विच इज नोन एज व्हाट? नेजल सेप्टम। क्या बोलेंगे? नेजल सेप्टम। पार्टीशन बिटवीन द टू नेजल चेंबर्स इज नोन एज नेजल सेप्टम। कह रहे हैं इसके अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं, बाल प्रेजेंट होते हैं। बात ऑब्वियस ही बात है, हमारी बॉडी के बारे में तो हमें ऑब्जर्वेशन होती है। क्या काम होता है इन बालों का? एयर को फिल्टर करना। देखो आप कहीं पे भी धूल मिट्टी उड़ रही है, तो वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ना चली जाए, क्योंकि जरा टेक्निकली सोचो, अगर मिट्टी आपके लंग्स के अंदर भरती जाएगी तो आपकी वैसे डेथ हो जाएगी, लंग्स की कोलैप्स होने की, या फिर लंग्स के प्रॉपर फंक्शनिंग ना होने की वजह से। तो नेचर ने जो नाक के अंदर बाल दिए हैं उसका बहुत बड़ा यूज है कि दे एक्ट एज नेचुरल फिल्टर्स। किसकी तरह बिहेव करते हैं? फिल्टर्स की तरह, ताकि जो भी एयर नाक के अंदर जा रही है वो फिल्टर आउट हो जाए। डस्ट पार्टिकल जो पैथोजेंस है वो बालों के अंदर ट्रैप हो जाएंगे, और जब हम स्नीज आउट करेंगे तो उसके साथ बाहर निकल जाएंगे। आ रही है बात समझ में? फिर उसके बाद हमें बताया जा रहा है द नेजल कैविटीज आर सेपरेटेड फ्रॉम द बकल कैविटी। बकल कैविटी किसको बोलते हैं? ओरल कैविटी को। और जो हमारा तालू होता है ना ऊपर की तरफ, ये हमारी जो बोनी प्लेट होती है, उसका नाम क्या होता है? पैलेट। क्या बोलते हैं उसको? पैलेट। कि मतलब नाक की कैविटी को मुंह की कैविटी से सेपरेट करने के लिए जो बीच में प्लेट है, जरा सोचो, ऊपर एक कैविटी है नाक की कैविटी, ये जो दोनों कैविटीज प्रेजेंट है, और जो मुंह की कैविटी है इसके बीच में जो बोनी प्लेट प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज पैलेट। क्या बोलते हैं उसको? पैलेट। राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेकंड पार्ट इज नोन एज फेरिंग्स। फेरिंग्स असल में कुछ नहीं, हमारे गले को बोलते हैं, इंटरनली जो हमारा पूरा गला प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज फेरिंग्स। कह रहे हैं द फेरिंग्स या फिर थ्रोट इज अ पैसेज दैट कनेक्ट्स नेजल कैविटीज विद ट्रैकिया। जो हमारी नेजल कैविटी को अल्टीमेटली किससे कनेक्ट करेगी? ट्रैकिया से कनेक्ट करेगी। पैसेज है एक तरीके से, कॉरिडोर है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर उसके बाद आएगा ट्रैकिया। ट्रैकिया ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का मतलब कैसा हो गया? ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग विंड पाइप भी बोल सकते हैं। खास बात क्या है कि ट्रैकिया के सबसे ऊपर प्रेजेंट है वॉइस बॉक्स, जिसको आप लोग लैरिंक्स भी बोलते हैं और एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। बाय द नेम एडम्स एप्पल, क्योंकि हमारी माइथोलॉजी के हिसाब से जब एडम जो फर्स्ट मैन था टू कम ऑन अर्थ, उसने एप्पल खाया था, जो खाने से उसको मना करा था, और खाने के बाद उसके गले के अंदर स्वेलिंग आ गई थी, तब से उसका नाम रख दिया एडम्स एप्पल। राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। मेल्स के अंदर जो वॉइस बॉक्स होता है वो दूर से दिखाई दे जाता है, क्योंकि ये सब हार्मोन इन्फ्लुएंस्ड होता है। राइट। क्या है जो वॉइस बॉक्स के नीचे? अच्छा, वॉइस बॉक्स का काम क्या है? वॉइस प्रोडक्शन करना, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स हैं, मतलब कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो वॉइस के प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, दे आर नोन एज वोकल कॉर्ड्स। राइट। कह रहे ट्रैकिया की जो वॉल्स है उसके बाद सी शेप की रिंग्स प्रेजेंट है, मतलब लेट से अगर इसको मैंने ट्रैकिया मान लिया तो आगे की तरफ सी शेप की रिंग्स प्रेजेंट है, बट आप पीछे से देखोगे वो इनकम्प्लीट है, तभी तो सी शेप की उसको बोल रहे हैं, जिनका काम क्या है? ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाना। टेक्निकली सोचो, अगर प्रेशर कम होगा तो पाइप कोलैप्स हो सकती है, तो जो हार्ड रिंग्स हैं, जो हार्ड रिंग्स हैं ट्रैकिया की, जिसका नाम क्या? हमारी सी शेप रिंग्स, इसको कोलैप्स होने से प्रिवेंट करेंगी। राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फाइनली उसके बाद डिटेल डिस्कशन हमारे सिलेबस में किसके बारे में दे रखा है? लंग्स के बारे में, तो तमीज से सुनते चलेगा, बहुत बेसिक सी बात है। लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारी चेस्ट कैविटी में, विच इज आल्सो नोन एज थोरेसिक कैविटी। भाई चेस्ट कैविटी में तो रखे हैं, चेस्ट कैविटी का अल्टरनेटिव नेम क्या होता है? थोरेसिक कैविटी। खास बात, हर लंग के अराउंड एक डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। लेट से अगर मैं डायग्राम वाइज बात करूं, तो ये आपका एक लंग प्रेजेंट हो गया, ये आपका लेफ्ट लंग हो गया, और यहाँ पे समवॉट आपका राइट लंग प्रेजेंट हो गया। हर लंग के अराउंड एक डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, डबल मेम्ब्रेन। इन मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? प्लूरल मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के वेटेज में आपसे पूछा जा सकता है, क्या बोलते हैं इसको? प्लूरल मेम्ब्रेन। और दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, इस फ्लूइड का नाम क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड। क्या नाम होता है? प्लूरल फ्लूइड। क्या काम है इस प्लूरल फ्लूइड का? देखो बचपन में बहुत ऐसी हरकतें होती है ना, बच्चे बदमाशी करते हैं, जैसे खेलते खेलते किसी एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को धक्का दे दिया, फिर अपने अपने सिबलिंग को धक्का दे दिया। अगर आप बहुत जोर से पुश करोगे तो लंग्स डैमेज हो सकते हैं, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए नेचर ने क्या एडेप्टेशन लगा रखी है? ये प्लूरल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर फिल्ड है प्लूरल फ्लूइड।
जैसे किसी को कोई भी शॉक लगेगा तो शॉक लगने से वो सारा का सारा शॉक कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? प्लूरल फ्लूइड, ताकि लंग्स को कोई भी डैमेज कॉज ना हो। और क्योंकि हमारे लंग्स कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड ऐसे कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन हो रही है, तो जो फ्लूइड है ये फ्रिक्शन को कम करने में भी हेल्प आउट करेगा। आ रही बात समझ में? तो दो काम हो गए प्लूरल फ्लूइड के जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला फंक्शन कौन सा हो गया इसका? शॉक एब्जॉर्बर की तरह बिहेव करना सो एज टू प्रिवेंट एनी डैमेज टू द लंग्स। और दूसरा फंक्शन इसका कौन सा हो गया? to act to reduce friction so as to provide so smooth movements for the property of lungs, right? कह रहा है between the two pleural membranes is present a fluid which is known as pleural fluid, जो प्रोटेक्ट करता है किससे? एक्सटर्नल शॉक से प्रिवेंट करेगा। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स ने इसको सराउंड करके रखा हुआ है, हमारे दोनों लंग्स को 12 पेयर्स ऑफ रिब्स ने सराउंड करके रखा हुआ है, which is known as rib cage। उसके बाद बता रहे हैं the lungs are protected by vertebral column। पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट होती है? हमारी रीढ़ की हड्डी। देखो साइड में तो क्या प्रेजेंट है, मतलब आगे से आप देखोगे तो क्या प्रेजेंट है? रिब केज प्रेजेंट है। पीछे की तरफ कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी हमारी? वर्टिब्रल कॉलम, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो वो लंग्स को पीछे से सराउंड करके रखा हुआ है ताकि उसको कोई डैमेज कॉज ना हो सके। अब कह रहा है द ट्रैकिया या फिर जो विंड पाइप होती है लंग्स के अंदर एंटर करने के बाद दो पार्ट में बढ़ जाती है, एक लेफ्ट पार्ट में और एक राइट पार्ट में। ईच ब्रोंकस, ब्रोंकस बोलो या ब्रोंकाई बोलो, एंटर्स इनटू द लंग ऑफ इट्स साइड एंड फर्दर डिवाइड्स टू फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ ब्रोंकियोल्स। अभी फ्लोचार्ट हम बना लेंगे। पहले ट्रैकिया ट्रैकिया बाइफरकेट होगा, क्या बनाएगा? ब्रोंकस, और ब्रोंकस के बाद क्या बनेंगे? ब्रोंकियोल्स का फॉर्मेशन होगा। फाइनली ये किसमें जाकर एंड हो जाएंगे? छोटे छोटे सैक में, छोटे छोटे सैक और बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में, विच आर नोन एज एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई असल में वो साइट है जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, मतलब एक बार एल्वियोलाई तक अंदर हवा पहुंच जाए फिर गैसेस का एक्सचेंज होना स्टार्ट होता है। एक इंपॉर्टेंट डेटा, अगर आप दोनों लंग्स को मिला दो तो उसके अंदर ओवरऑल 300 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं। 300 मिलियन, समझ रहे हैं बात को? कितने सारे एल्वियोलाई प्रेजेंट है। तो लार्ज सरफेस एरिया, कल आपने 3 फीचर्स पढ़े थे, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, थिन मेम्ब्रेन होना चाहिए और रिच ब्लड सप्लाई होनी चाहिए। तीनों पैरामीटर हमारे फुलफिल हो रहे हैं। आ रही बात समझ में? कह रहा है वॉल ऑफ द एल्वियोलाई इज थिन एंड कंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इसके अंदर ब्लड की सप्लाई प्रेजेंट होगी जिसकी वजह से गैसेस का इजी डिफ्यूजन हो जाए। एल्वियोलाई में से O2 आ जाएगी ब्लड के अंदर और ब्लड में से CO2 चली जाएगी एल्वियोलाई के अंदर, व्हिच कैन बी एक्सहेल्ड आउट। आ रही है बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है तो हाँ बोले, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है। यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक क्लियर? बढ़े आगे। सर एक बार एल्वियोलाई फिर से बता दीजिए। क्या बताना है बेटा? सर एल्वियोलाई के बारे में। एल्वियोलाई दोबारा समझ लेते हैं। लेट्स से इसको मैं अगर बोर्ड पे बनाना चाहूँ तो इसके अंदर एंटर करा है, मैंने बोला ये ट्रैकिया आ रहा है तब इसे देखते चलेगा। ये ट्रैकिया आ रहा है, ट्रैकिया के पास क्या प्रेजेंट है? सी शेप की रिंग्स। हमने यहाँ पे सी शेप की रिंग्स बना ली, राइट? कोई बहुत टिपिकल बात नहीं है। जैसे ही लंग्स के लेवल पर आया, एक पार्ट इसका लेफ्ट लंग के अंदर एंटर कर गया और एक पार्ट इसका राइट लंग के अंदर एंटर कर गया, मतलब इसका बाइफर्केशन हो गया और एक पार्ट लेफ्ट में चला जाएगा, एक पार्ट राइट के अंदर चला जाएगा। अब जैसे ये ट्रैकिया लंग्स के अंदर एंटर करेगी, एंटर करने के बाद ये और फर्दर डिवाइड हो जाएगी। फर्दर डिवाइड होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनेंगे इनका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोंकाई। क्या नाम हो जाएगा? ब्रोंकाई। अगर प्लूरल है तो ब्रोंकाई और सिंगुलर होगा तो ब्रोंकियोल्स, ठीक है? सॉरी, ब्रोंकस। ये फर्दर डिवाइड होंगे, इनके फर्दर पार्टीशन होंगे, फिर इसके फर्दर पार्टीशन होंगे, मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा और कुछ नहीं करना, बड़ा कंटिन्यूअस नेटवर्क बनता चला जाएगा। फाइनली इन ट्यूब्स के एंड पे, जहां पे ये ट्यूब्स एंड हो रही होंगी, इन ट्यूब्स के एंड पे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं या फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, व्हिच आर नोन एज एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं इनको? एल्वियोलाई। एंड दीज आर द एक्चुअल साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दीज आर द एक्चुअल साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्यों? क्योंकि ये जो वॉल होगी एल्वियोलाई की, जैसे इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये जो एल्वियोलाई की वॉल होगी, इस वॉल के अंदर क्या फ्लो कर रहा होगा? इसकी दीवार के अंदर क्या फ्लो कर रहा होगा? ब्लड फ्लो कर रहा होगा। और ब्लड के अंदर होगा क्या? CO2 तो आ जाएगी एल्वियोलाई में, CO2 तो डिफ्यूज होकर एल्वियोलाई में आ जाएगी और एल्वियोलाई के अंदर की O2 किस में आ जाएगी? ब्लड में। अब ये ब्लड जहां जहां जाएगा अपने साथ किसको कैरी करेगा? ऑक्सीजन को कैरी करेगा। जहां जहां पे जरूरत है वहां पे ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी और CO2 इसके अंदर लोड हो जाएगी। इस ब्लड के अंदर CO2 लोड हो जाएगी। तो आगे चलकर अभी हम डिटेल में देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब आया समझ में कि एल्वियोलाई नथिंग बट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच इज द एक्चुअल साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है यहाँ तक? Yes, बढ़े आगे, चलो गुड। अब बात आती है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है। देखो हमारे ब्लड के अंदर एक स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, नाम सबको पता होता है क्योंकि हम टिश्यू चैप्टर 9 में पढ़ के आए, उसका एडवांटेज हमें मिलेगा। कौन से? आरबीसी। आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्या नाम होता है उसका? आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है रेड कलर का, क्या नाम होता है उसका? सर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, बहुत बढ़िया। और हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन कैरियर। बहुत तमीज से बात को सुनिएगा, हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन कैरियर। हुआ क्या इसको अगर मैं डिटेल में अगेन बताऊं तो ये हमारा एल्वियोलाई प्रेजेंट था, देखिएगा जरा बात को। लेट से मैंने बोला ये हमारा एल्वियोलाई प्रेजेंट था। एल्वियोलाई के नीचे जो ब्लड वेसल है उसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है? ब्लड फ्लो कर रहा है। इस वेसल के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है और इस ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? आरबीसी प्रेजेंट होंगे। आरबीसी के अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो होता क्या है, जैसे ये ब्लड फ्लो करते करते एल्वियोलाई के बेस पे आता है, मतलब एल्वियोलाई के पास आता है, तो इसमें हीमोग्लोबिन के अंदर क्या जोड़ दी जाती है? O2 गैस जोड़ दी जाती है। कौन सी गैस? O2 गैस। और हीमोग्लोबिन अपने साथ किसको लेकर आया है? CO2 को लेकर आया है।
तो आप ऐसे समझ सकते हैं ये जो आपका आरबीसी है ये एक टेम्पो की तरह या फिर एक कैब की तरह बिहेव कर रहा है, एक ट्रांसपोर्टर की तरह बिहेव कर रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो आपके आरबीसी है ये एक ट्रांसपोर्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं। मतलब जब ये एल्वियोलाई के पास होते हैं, एल्वियोलाई के पास आने के बाद बोलते हैं जिसको भी बैठना है बैठ जाओ फटाफट से, तो सारे O2 के मॉलिक्यूल आरबीसी के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएंगे। सुनिएगा बात को बहुत तमीज से, इजी है। जैसे ये ब्लड फ्लो करता करता एल्वियोलाई के पास आया तो ये आवाज लगाएगा जिसको भी बैठना है जल्दी से बैठ जाओ, तो सारे के सारे O2 मॉलिक्यूल्स आरबीसी के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएंगे और CO2 की सवारी को ये उतार देगा, क्योंकि CO2 की डेस्टिनेशन यही है। उसको लंग्स तक आना था, बॉडी में से पूरा ब्लड घूमा, घूम फिरकर जहां पे भी रेस्पिरेशन हुई होगी वहां से CO2 इकट्ठी करी इसने, CO2 को बिठाया और लंग्स पे ले आया, तो CO2 की जो डेस्टिनेशन आ गई। अब यहाँ से CO2 तो होती होती यहाँ से देखो जरा, CO2 यहाँ से होती होती अल्टीमेटली क्या होगा, लंग्स में से बाहर एक्सेल आउट हो जाएगी, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। अब इसने O2 को बिठा लिया, इसने O2 को अपने अंदर बिठा लिया, कैरी कर लिया, बाइंड कर लिया। अब जहां जहां बॉडी में ब्लड ट्रेवल करेगा, हमारे पैरों में, हमारे सिर में, हाथ हाथ पे, कहीं पे भी जहां जहां पे ब्लड जाएगा अपने साथ ऑक्सीजन को कैरी आउट करेगा और फिर ऑक्सीजन को इसको ब्लड में से रिलीज कर देगा। लेट से मैंने बोला ये ब्लड वेसल गई किसी ऑर्गन के पास, कहीं पे भी जा रही है ब्लड वेसल और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आरबीसी, जिसके अंदर O2 बाइंड है। अब यहाँ पे अपने डेस्टिनेशन पे आ गया जहाँ पे सेल प्रेजेंट है। O2 कहता है भैया मुझे यहीं उतार दो, मुझे इस सेल के अंदर जाना है। क्यों जाना है सेल के अंदर, क्योंकि वो रेस्पिरेशन के लिए मेरा इंतजार कर रहा है। तो यहाँ से क्या होगी, यहाँ से O2 उतार दी जाएगी सेल के अंदर, ऑक्सीजन तो चली गई सेल के अंदर। सेल के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेशन, लॉजिकल सी बात। सेल के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बदले में क्या प्रोड्यूस होगी, CO2। तो CO2 कहेगी भैया आपने O2 को उतार दिया, जगह खाली हो गई, मुझे बिठा लो। तो ये CO2 को अपने अंदर बिठा लेगा। फिर ये ब्लड घूम फिर कर कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, CO2 को उतार देगा, O2 को बिठा लेगा एंड द साइकिल कंटिन्यूस। मतलब मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी है कि एट द लेवल ऑफ लंग्स हीमोग्लोबिन बाइंड टू O2 एंड रिलीज CO2 इनटू द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से O2 तो आ जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के लिए और CO2 एल्वियोलाई के अंदर रिलीज हो गया। Now wherever the blood travels, it carries the oxygen containing RBCs. The oxygen is then released into the tissue where it is utilized for the process of respiration, and simultaneously the CO2 produced is loaded into the RBC again so that it can be transported again back to the alveoli. आ रही है बात समझ में? बहुत छोटी सी कहानी है, समझ जाओगे तो बहुत सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है। तो जो बात आपको बताइए वो सारी यहाँ पे दे रखी है पैराग्राफ में। क्या हमें यहाँ तक समझ में आ गया कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, हाँ या ना में जवाब दें। क्या ये बात क्लियर हो गई कि यस कैसे सर। ट्रांसपोर्ट होती है? यस बहुत सर। बढ़िया। अब इसमें जो नोट करके कॉलम है इसमें एक इंपॉर्टेंट कुछ बातें दे रखी है, इनको पढ़ लेना, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट ठीक ठाक बातें हैं। सेकंड वाला पॉइंट ज्यादा कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है कि solubility of carbon dioxide is more in water as compared to oxygen, therefore carbon dioxide is mainly transported in dissolved form। मतलब CO2 की जो solubility होती है हमारे ब्लड में वो ज्यादा होती है, CO2 की solubility पानी में ज्यादा होती है। देखो 90% ऑफ आवर ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, ये बात तो फैक्ट है। 90% ऑफ आवर ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, उसके अंदर पानी पानी प्रेजेंट है। तो CO2 हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ज्यादा ट्रेवल करने की बजाय प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में बहकर निकल जाती है। ये पॉइंट आप स्किप करना चाहो कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब बात आती है रेट ऑफ ब्रीदिंग की। रेट ऑफ ब्रीदिंग का मतलब क्या हो गया कि हम 1 मिनट में कितनी बार इनहेल और कितनी बार एक्सहेल करते हैं एज अ होल। मतलब एक बार इनहेल करना और एक बार एक्सहेल करना एक ब्रेथ माना जाता है। एक बार इनहेल करना और एक बार एक्सहेल करना एक ब्रेथ माना जाता है। और ऑन एन एवरेज अगर आप कोई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे, क्योंकि ऑब्वियस ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो सांस फूलेगी, तो जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो एवरेज डेटा कितना होता है, 15 से 18 टाइम्स पर मिनट। मतलब जब आप आराम से बैठे हो, आप शांति से बैठे हुए हैं, तो आपके अंदर ब्रीदिंग रेट कितनी आएगी, 15 से 18 टाइम्स पर मिनट। आ रही बात समझ में? लेकिन जब हमारी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगी, मतलब जब हमें भागना है, हमें कोई स्टर्नस एक्सरसाइज करनी है, तो डिमांड बढ़ सकती है और ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाएगी। तो ब्रीदिंग रेट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, द नंबर ऑफ टाइम्स वी ब्रीथ। और ब्रीथ करने का मतलब क्या हो गया, कंप्लीट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को मिलाकर एक ब्रेथ बोलते हैं, पर मिनट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग रेट। आ गई बात समझ में? अब कह रहे रेस्पिरेशन इन सम अदर ऑर्गेनिजम्स, कैसे अमीबा के अंदर कैसे होते हैं आपको बता दिया, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के थ्रू। सिंपल सी बात, ये टॉपिक हम ऊपर भी पढ़ के आ चुके हैं, उसी को डिटेल में यहाँ बताया गया है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा। फिशेज में कैसे होगा, गिल्स के थ्रू। आपको बताया था कि गिल्स के अंदर से जैसे ही पानी निकलेगा तो पानी इस डायरेक्शन में जाएगा और वाटर आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, सॉरी ब्लड और वाटर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो O2 ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी और CO2 पानी में रिलीज हो जाएगी। एंड ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता रहेगा ताकि फिशेस को क्या मिलती रहे, वो मिलती रहे। नोट के फॉर्म में दे रखा है, गिल्स कैन ओनली एक्सट्रैक्ट डिसॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड दे कैन नॉट यूटिलाइज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। खास बात क्या है कि मछली बाहर आने पर क्यों मर जाती है, क्योंकि जो गिल्स हैं, गिल्स बने ही हिसाब से हैं, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाए तो गिल्स बने ही हिसाब से हैं कि ये सिर्फ पानी में से ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं, हवा में से ऑक्सीजन को फिल्टर आउट नहीं कर सकते, क्योंकि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। और लंग्स के अंदर एक कैपेसिटी होती है, लंग्स में ये कैपेसिटी है कि O2 अंदर जा सकती है, CO2 इधर जा सकती है।
बट गिल्स ऑक्सीजन सिर्फ कहाँ से छीन सकते हैं, पानी से, एयर में से नहीं छीन सकते। इसलिए अगर किसी मछली को पानी में से बाहर निकाला जाए, बचपन में बोलते थे ना स्टोरी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। तो बाहर निकालने पर इसलिए मर जाएगी क्योंकि बायो कहती है कि उसके जो गिल्स हैं वो वाटर में से तो ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन एयर में से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, राइट। फाइनली बात आती है रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म। ये भी आपको कल बताया था कि अर्थवॉर्म हो गई, लीच हो गई, लीच जो ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनकी स्किन मॉइस्ट होती है, उनके अंदर स्किन के थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, विच इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं उसको? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आप करना चाहो कर लेना, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक ठाक डेटा है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कौन सा। पहला पॉइंट क्या है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर ड्यूरिंग डे टाइम एज वेल एज नाइट टाइम। वो तो फैक्ट है, क्योंकि जब तक ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो हमेशा रेस्पिरेशन चलती रहेगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, इसको आप जरूर कर लेना। कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक गैस होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है, वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक गैस होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। सुनिएगा बात को बहुत तमीज से। O2 भी हीमोग्लोबिन से बाइंड कर सकती है, CO2 भी हीमोग्लोबिन से बाइंड कर सकती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन से बाइंड कर सकती है। बट सबसे ज्यादा टाइटली कौन सी गैस बाइंड करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कई बार होता क्या है, कहते हैं बंद कमरे में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए, उसके पीछे कोई ना कोई साइंस प्रेजेंट है। पहले के टाइम में आपने देखा वो बल्ब आते थे जो बहुत गर्म हो जाते थे, ऑब्जर्व करे हैं सब, जो येलो कलर का जलता था, बल्ब आते थे पहले। अब तो CFL आते हैं, Yes, LEDs sir. आते हैं, पहले बल्ब आते थे। होता क्या था, उस बल्ब के साथ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, पहली बात तो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था, है ना, तभी उनको रिप्लेस करवाया गया। साथ के साथ वो बहुत जल्दी गर्म होता था, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था, क्योंकि उसके अंदर क्या फिलामेंट प्रेजेंट होता था, वो फिलामेंट हीट अप होने के बाद ही लाइट प्रोड्यूस करता था, है ना। तो एक्चुअल में होता क्या है, वो इस साल हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिजिक्स में आएगा वो। होता क्या है, जब वो गर्म हो जाता था तो आसपास की हवा के अंदर जितने भी कार्बन का कोई भी कंपाउंड है, तमीज से बात को सुनिएगा, जैसे वो लैम्प गर्म हो गया, वो बल्ब गर्म हो गया, तो उसके एटमॉस्फेयर में आसपास की हवा में कोई भी कार्बन का कंपाउंड है, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड में वो कन्वर्ट कर देता था। किसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड में। अब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पूरे कमरे के अंदर भर गई तो हमारे लंग्स के अंदर कौन सी गैस जाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगर एक बार हीमोग्लोबिन को बाइंड कर लेगा तो आसानी से छोड़ेगा नहीं, और एक बार हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर गया तो अब ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, धीरे धीरे हमारा दम घुटना शुरू हो जाएगा। और अगर कंटिन्यूअसली ऐसा ही चलता रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड सारे के सारे हमारी बॉडी में प्रेजेंट सारे आरबीसी के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन को बाइंड कर जाएगी, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। ऐसा इंसिडेंट आगरा में हो भी चुका है कि एक फैमिली, मतलब वो थे, लेबर थी, लेबर मतलब वो जो काम करने वाले डेली वेजेस वाले वर्कर्स होते हैं ना, वो बेचारे अपने एक कमरे के अंदर, बहुत बड़ा कमरा नहीं था, छोटा सा उनका कमरा था, वो बल्ब जला के सोए रात को और सुबह उठे ही नहीं। क्यों नहीं उठे? क्योंकि कमरे के अंदर इतनी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भर गई थी कि उनके पूरे के पूरे ब्लड के साथ बाइंड कर गई। पहले वो अनकॉन्शियस हो गए, नींद में थे तो पता भी नहीं चला, सारे के सारे अनकॉन्शियस हो गए। हो सकता है कि वो कोमा में भी चले गए हों और सुबह सारे के सारे डेड मिले, पूरी फैमिली डेड थी। रीजन बीइंग कार्बन मोनोऑक्साइड उसको पूरे ब्लड को बाइंड कर गई थी, तो ऑक्सीजन को जगह नहीं मिली बाइंड करने की। इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। दिस कंडीशन इज नोन एज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। आ रही बात समझ में? तो ये पॉइंट आप जरूर कर लेना, और इसके वजह से डेथ भी हो सकती है। तभी हमेशा हमारा कल्चर भी कहता है कि या तो सुबह के टाइम आप प्रेफरेबली पढ़ो, या फिर कहीं पे भी पढ़ो तो खुली हवा में पढ़ो, क्योंकि खुली हवा में आपके ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी। ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी तो ब्रेन तक ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी, और जितनी ज्यादा ब्रेन तक ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी, ब्रेन आपको उतना ज्यादा एक्टिव रहेगा। बंद कमरे के अंदर जितनी भी आप ऑक्सीजन आप धीरे धीरे कंज्यूम करते जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि गैस तो दिखती नहीं है, और CO2 आपके कमरे के अंदर बढ़ती जाएगी। अब CO2 बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन कम मिलेगी, सफोकेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कम हो जाएगा। अब CO2 मिल रही है, O2 तो मिल नहीं रही, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी भी कम प्रोड्यूस होगी, फिर आपको डिजीनेस आएगी, आपको लेथार्जी फील होगा, और आपको बोलेगा मेरा पढ़ाई मन नहीं लग रहा, मुझे नींद आ रही है। तो हर चीज के पीछे साइंस होती है, उनको हमें फॉलो अप करना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक रेस्पिरेशन। अब आपने करना है क्या है, इसको आप तमीज से पढ़िएगा, एक बार पहले सिंसियरली आप बैठ के पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, अगेन एसएन से आप इनके क्वेश्चंस लगाएंगे, क्वेश्चंस लगाने के बाद हम डाउन डिस्कशन करेंगे, तब जाकर हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे, विच इज सर्कुलेशन। क्योंकि ब्रीदिंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा आता है? सर्कुलेशन। एक बार अभी जो आज हमने पढ़ा है इसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया, इसकी मैं रिकॉर्डिंग लिंक जो है मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, उसको आप देखिएगा, समझिएगा, कोई दिक्कत हो फिर कल डाउन डिस्कशन करेंगे। आ रही बात समझ में? चलो टाटा बाय बाय। Yes. Yes, sir.